हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई। आप सबको पता है कि कोशिका को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है किसी भी जीव की। तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। सभी जीव आपको पता है बच्चों, छोटे छोटे इकाइयों के बने होते हैं और उस इकाई को कोशिका कहा जाता है। उन छोटी इकाइयों को हम कहते हैं कोशिका। ठीक है। अब कोशिका के आकार, इनकी आकृति, इनके संगठन के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के सारे आयाम जिसमें हम स्टडी करें वो कहलाता है बच्चों साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी। आप रॉबर्ट हुक का आप चित्र देख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन वो कोशिका जो उन्होंने खोजी वो जीवित कोशिका नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कॉर्क में, जो लकड़ी का कॉर्क होता है, उस उसमें एक अनगढ़े, एक अपने जो नए बनाए हुए अपने प्रकार के जो सूक्ष्मदर्शी थे, उसमें उन्होंने उसको देखा। तो डेड सेल, जिसको हम कह सकते हैं कॉर्क, डेड कोशिका को सबसे पहले खोजा रॉबर्ट हुक ने। किसमें? कॉर्क में। लेकिन जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया। उन्होंने तालाब के पानी में इन कोशिकाओं को देखा। तो लिविंग सेल अगर पूछा जाए तो ल्यूवेनहुक, और डेड सेल पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक। ठीक है। अब जो कोशिका का निर्माण है, कोशिका, ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों। जो कोशिका की झिल्ली का निर्माण है वो जल, आयन, इसके अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं बहुत सारे। तो कार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों उसके अलावा जल, आयंस, इनकी सहायता से होता है। अब इसमें आपके प्रोटीन्स आ जाएंगे, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा आ जाएंगे, इसमें आपके न्यूक्लिक अम्ल आ जाएंगे। तो इन सब चीजों के मिलने से किसी एक कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का सिद्धांत, जब पहले कोशिका की खोज कर ली गई रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक के द्वारा, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया दो जीव वैज्ञानिक थे, स्लेडन और स्वान। स्लीडन और स्वान, इन दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया। वैसे तो उन्होंने अलग अलग किया था। और कोशिका सिद्धांत के मुख्य नियम क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहली जो बात उन्होंने बताई कि सभी सजीव, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो प्राणी हैं, कोशिका के बने होते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कोशिका सिद्धांत में दी कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका जीवन की मूल इकाई उन्होंने बताई। बेसिक यूनिट जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, वो मूल इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही बनती हैं। सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्व निर्मित कोशिकाओं से होता है। तो ये तीन मुख्य बातें उन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में बताई। अब साइटोलॉजी की हम बात कर रहे थे बच्चों, तो इसमें अगर मैं हिस्ट्री भी बताऊं सेल बायोलॉजी की, साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता चल गया अब कि सेल की खोज किसने की? डेड सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहुक ने।
इसके अलावा जो केंद्रक होता है कोशिका में, उसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की। कोशिका सिद्धांत अभी हमने देखा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया। अब इसको थोड़ा सा और बदला तो उसको नया कोशिका सिद्धांत भी कहा जाता है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी कहा जाता है, और उस वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी। पुरकंजे नामक वैज्ञानिक ने पुरकंजे फाइबर्स के बारे में बताया। और नोल और रस्का, ये दो साइंटिस्ट थे, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज या इनका इसका निर्माण नोल और रस्का ने किया। ये बेटा एनसीईआरटी में आपका एक जो बॉक्स है वो दिया हुआ है, आपने देखा होगा, उसमें क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि साइटोलॉजी में क्या क्या स्टडी किया जाता है, किन किन प्रकार के सिद्धांत दिए गए, किस किस वैज्ञानिक का क्या योगदान रहा। अब हम बात करते हैं जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका के आधार पर दो प्रकार के बच्चों जीव पाए जाते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव जो बिल्कुल सरल प्रकार के होते हैं, और बहुकोशिकीय जीव जिनमें बहुत सारी लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो संपूर्ण जीव जो है एक ही कोशिका में प्रेजेंट होता है, एक ही कोशिका में उपस्थित होता है, वो सारे कार्य उसी एक ही कोशिका में हो जाते हैं। आपने सुना होगा अमीबा, आपने सुना होगा बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु कहते हैं, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। कि सारे के सारे, चाहे वो पाचन है, चाहे वो श्वसन है, चाहे वो उत्सर्जन है, चाहे वो जनन है, सारे के सारे कार्य एक कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। इनकी संरचना सरल होती है, बिल्कुल सरल संरचना होती है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में बच्चों बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ समाहित होकर अलग अलग कार्य को संपन्न करती हैं। तो उनमें कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करेंगी, उत्तक अलग अलग प्रकार के उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करेंगे, बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण होता है, और उससे फिर एक प्राणी बनता है। तो ये सारे कोशिकाएं एक साथ समाहित होकर, एक साथ मिलकर एक निश्चित कार्य करते हैं, और ऐसे प्राणियों को, ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके अगर उदाहरण की हम बात करें तो इसमें आप कवक का उदाहरण ले सकते हैं, फंजाई जिसको कहते हैं, पादप जंतु जिसमें मनुष्य भी आ जाता है, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है? बहुत छोटा आकार। तो सबसे पहली जो बात हम कर रहे हैं, आकार 1 से लेकर 10 की पावर -6 मीटर, इतने छोटे आकार की होती हैं। जो केंद्रक है, जो केंद्रकीय भाग है, वो उसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, केंद्रक में केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती, अनुपस्थित। तो ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती उसे न्यूक्लियोइड या केंद्रकीय भाग कहते हैं, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं वो एकल होते हैं, समूह में नहीं पाए जाते। गुणसूत्र एकल होते हैं, केंद्रक अनुपस्थित होता है, और झिल्ली द्वारा ढके गए अंग भी अनुपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित। जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जैसे गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी इनमें नहीं पाए जाते। ये अधिकतर एक कोशिकीय होते हैं, अधिकतर ये एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अब
इनके साथ साथ हम दूसरे प्रकार की कोशिका की बात करें, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, ये इसका केंद्रक है, ये इसका फ्लैजिला है, ये यहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये इसकी बाहरी परत है, कोशिका झिल्ली है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, बैक्टीरिया या जीवाणु। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब अगर एक यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, वहां पे हमने पादप कोशिका देखी थी, यहाँ पे हम जंतु कोशिका देख रहे हैं। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें सबसे पहले फिर वही आकार की बात करते हैं, तो इनका आकार उनकी तुलना में काफी बड़ा होता है, 5 से लेकर 100 म्यूमीटर तक इनका आकार होता है। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, सभी जो अंगक हैं वो झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं या झिल्ली युक्त होते हैं। चौथा, इनमें जो गुणसूत्र हैं वो युग्म में पाए जाते हैं, पेयर्ड होते हैं। और कोशिका विभाजन भी माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है, कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस, जबकि वहां पे माइटोसिस ही होता है, यहाँ पर माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है। तो इसमें सारे बहुकोशिकीय जीव आते हैं बच्चों। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय और यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव आते हैं, जिनमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका मुख्य होते हैं। अगर जंतु कोशिका और पादप कोशिका की बात करें तो उसके जो अंतर हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब आपकी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें ये सारणी दी हुई है। अब आप आसानी से जो मैंने आपको उनके सारे कैरेक्टर्स बताए उसके आधार पर इनको पूरा कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार मैंने बताया छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। केंद्र के क्षेत्र में झिल्ली अनुपस्थित, झिल्ली नहीं होती है, जबकि यहाँ पर जो केंद्र के क्षेत्र है वो एक झिल्ली से घिरा होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्र के क्षेत्र, क्रोमोसोम यहाँ पर एक होता है, मैंने अभी बताया था आपको, एक से अधिक होते हैं क्रोमोसोम्स, युग्म में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ये सारे अंगक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब जो कोशिका का आकार है बच्चों, कोशिका किसी भी आकार की हो सकती है। ये फिर से मैं एक एनसीईआरटी में जो चित्र दिया हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। कोशिकाएं विभिन्न आकार और प्रकृति की हो सकती हैं। आप देख रहे हैं चिकनी रेखी कोशिका है, रुधिर कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, ये पूरा यहाँ पर है, अंडाणु, शुक्राणु, अस्थि कोशिका, वसा कोशिका, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनका आकार भी अलग अलग होता है। वो लंबाकार हो सकती है, स्तंभाकार हो सकती है, डिस्क के आकार की हो सकती है। तो कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है, कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि हमने देखा इसमें ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है? संवेदी अंगों से जो सूचना है वो मस्तिष्क तक लेके जाने का कार्य करती है। तो ये पूरे शरीर में फैली होती है, तो जितना बड़ा इनका आकार होगा उतनी जल्दी वो सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेगी, है ना। इसलिए मनुष्य में तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका की का आकार जो उसकी लंबाई है 1 मीटर तक हो सकती है। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है बच्चों? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सोचा कभी आपने? शुतुरमुर्ग का अंडा
सबसे बड़ी कोशिका होती है, 15 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है और 13 सेंटीमीटर चौड़ी ये हो सकती है। जबकि सबसे छोटी कोशिका होती है जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी होती है। और सबसे लंबी मैंने अभी आपको बताया तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर लंबी तक हो सकती है। तो ये कुछ सामान्य सी चीजें थी जिसके आधार पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका की खोज किसने की, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। तो अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, जीव द्रव्य संकुचन क्या होता है, और सांद्रता के अनुसार विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, आपका कोई भी समस्या है आप मुझे पूछ सकते हैं।